हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज है डे 6 ऑफ जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस सीरीज का, जहाँ पे हम आज बात करेंगे कल्चर, लैंडमार्क्स एंड मोर। तो दोस्तों पिछले कुछ वीडियो से प्रॉब्लम ये हो रहा था कि आप लोग बोल रहे थे इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रहा है वीडियो में, या फिर आपको फ़ोन शायद नहीं दिख रही। तो इसमें मैंने ट्राई किया है कि आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखे, थोड़ा नज़दीक से कैमरा रखा है और काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स किए हैं। आई होप अब वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सही से दिख रहे हैं आपको। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है फेमस लैंडमार्क्स। फेमस लैंडमार्क्स का मतलब क्या है? ऐसी जगह जो हर कोई जानता है दुनिया में, जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जिनके बारे में हमें पहले से नॉलेज होती है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहां हम गए नहीं है बट फिर भी हमें उसके बारे में पता है, उसको बोलते हैं हम लैंडमार्क्स। और उसमें से कुछ फेमस लैंडमार्क्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। 5 लैंडमार्क्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें पहला है आईफिल टावर। आईफिल टावर है अपना पेरिस में। पेरिस है कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये लैंडमार्क जाना क्यों जाता है, क्यों इतनी चर्चा में है? क्योंकि ये है मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या बनाया है, ऐसा इंजीनियरिंग, ऐसा काम मैंने आज तक नहीं देखा। उस तरीके का आपको यहाँ पे जब आप आईफिल टावर जाओगे तो आपको एहसास होगा। सेकंड जो है वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ऐसा माना जाता है कि अगर अंतरिक्ष से देखे तो भी दिखता है, इतना बड़ा, इतना विशाल ये है। तो ये क्यों बनाया गया था? ये है मैसिव फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या? जो जगह रहती है उसके आसपास एक दीवार खड़ी की जाती ताकि जब भी राजा के टाइम पे जब अलग अलग राज्य होते थे और अलग अलग राजा आपस में लड़ते थे, तो ये दीवार से सामने वाला अपोजिशन राजा अपने पे कभी अटैक ना कर पाए, और जब अटैक करे तो दीवार ही तोड़ने में उसे इतनी टाइम चले जाए जब तक अपनी सेना आके लड़ ले। और इसीलिए यहाँ पर ये फोर्टिफिकेशन किया गया था चाइनीज राजा के द्वारा, जो उस टाइम पे राज कर रहे थे, जिससे कि एनिमीज आ ना सके। इसको देखते ही हमें चाइनीज हिस्ट्री के बारे में एक एहसास होता है जब हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाते हैं, और हमें पता चलता है कि यार ये इंजीनियरिंग प्रोवेस क्या थी उनमें, क्या मार्वल इन्होंने खड़ा कर दिया, इतना लंबा, इतना चौड़ा उस टाइम पे बनाया था। तो क्या सोच रही होगी। फिर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सब लोग जानते हैं, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसका जो मेन सिंबलिज्म है वो है फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दर्शाता है फ्रीडम को, दर्शाता है डेमोक्रेसी को। और ये जो है ये यूएस को गिफ्ट में मिला था, फ्रांस ने इसे गिफ्ट किया था। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो यूएस ने खुद नहीं बनाया बल्कि फ्रांस ने गिफ्ट दिया था। उसके बाद अगला है ताजमहल। ताजमहल जो है इंडिया का है, अपना अपना खुद का है, आगरा का है। ये पहचाना जाता है फॉर स्टनिंग ब्यूटी। स्टनिंग ब्यूटी यानी कि जब आप यहाँ पे आओ ताजमहल, तो आपको देख के ऐसा लगा कि यार क्या बनाया है, वहीं बैठ के उसको निहारने का मन करेगा। ये है स्टैचू ऑफ अरे ताजमहल की सुंदरता और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस की। यार हर चीज में एक बारीकी, हर चीज में नक्काशी, हर चीज में एक अपनापन, हर चीज में यूनिकनेस, ये खाली आपको ताजमहल में ही देखने को मिलेगा। तो मैं तो खुद ताजमहल जाके आया हूँ, तो इस हिसाब से मैं इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ। बाकी 3 अफसोस से मैं जा नहीं पाया हूँ, मगर अगर आप गए हो इनमें से किसी भी लैंडमार्क में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते हैं अगला जो है वो है पिरामिड्स ऑफ गीजा। तो गीजा का पिरामिड इजिप्ट में है। ये क्यों जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फॉर इजिप्शियन इंजीनियरिंग, कि यार पुराने समय में इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ऊपर तक आए होंगे, किस तरीके से बनाए होंगे, क्या सोच होगी। और साथ ही साथ ये फेरोज का टोम भी है। टोम मतलब कब्र, फेरोज की कब्र है। फेरोज कौन थे? तो वो टाइम के राजा थे, उनकी कब्रें एक एक पिरामिड में रखी हुई है, जो कि यूनिक है, जो कि प्रिजर्व्ड है, और यही देखने लोग दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पे बात होती है हमारे लैंडमार्क्स की, खत्म, बढ़ते आगे। कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हर कंट्री का अपना एक योगदान क्या है, क्या है ऐसा कि दुनिया में वो अपनी छाप छोड़ रहा है। तो पहला है इटली। इटली ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है? तो आर्ट में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इटली का। बहुत सारे फेमस पेंटर्स इटली से निकल करके आए हैं। फिर क्विजीन में रहा है, जहाँ पे पिज्जा पास्ता आज के टाइम पे जेन जी के जो सबसे फेवरेट फूड है, वो पिज्जा और पास्ता इटली की ही देन है। नेक्स्ट जो आता है वो है फैशन। फैशन के जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, बड़े बड़े लेबल्स है, ये सब इटली से ही होकर के निकले हैं। फिर आता है जापान।
जापान ने क्या क्या दिया है दुनिया को? जो जापान ने दिया है टेक्नोलॉजी, जापान ने दिया है एनिमेशन। आप जो आज के तारीख में आप लोग में जो एनीमे फेमस है, ये सारे के सारे एनीमे, सारे के सारे इवन कार्टून्स, डोरेमोन, शिनचैन, जो भी हम लोग देखते हैं, ये सब जापान के वजह से ही आज पॉसिबल हो पाया है। और उन्होंने ही ये एनिमेशन का जो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन है, वो कहीं ना कहीं जापान ही फेमस कर पाया है, जापान ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, और आज उसी में वो मास्टर भी है। उसके बाद है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स भी जापान से निकल करके आया है। दो इसकी ओरिजिन्स हम ट्रेस करने जाए तो इंडिया निकलती है, बट जो फेमस किया है मार्शल आर्ट्स को, वो कहीं ना कहीं जापान के वजह से हो पाया है। उसके बाद आता है ब्राजील। ब्राजील ने क्या क्या दिया है? तो म्यूजिक में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, सांबा म्यूजिक, बोसा नोवा, ये सारे काइंड ऑफ म्यूजिक ब्राजील ने दिए हैं। डांस का कल्चर आप देखो, ब्राजीलियन कल्चर में ना डांस और म्यूजिक बहुत ज्यादा है, नाचते गाचते रहते हैं, हर एक चीज को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये वहीं से आया है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ब्राजील का। काफी सारे फुटबॉल के प्लेयर्स ब्राजील से निकल के आए। फुटबॉल का बहुत ज्यादा चलन है ब्राजील देश में। जहां हम गली गली में इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, वैसे ही ब्राजील में गली गली में फुटबॉल खेला जाता है। अगली बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने क्या क्या दिया है? तो इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है वर्ल्ड स्टेज पे। हमने स्पिरिचुअलिटी दी है, हमने योगा, हमने मेडिटेशन लोगों को सिखाया है। मैथ्स आज बता ही है, क्योंकि इंडिया ने ही मैथमेटिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जीरो से लेके पाई की वैल्यू, और काफी अनगिनत कॉन्ट्रीब्यूशंस मैथ्स में इंडिया के वजह से ही मुमकिन हो पाए हैं। और उसके बाद जो आता है वो है लिटरेचर। हमने काफी सारा लिटरेचर दिया है, काफी ज्ञान दिया है दुनिया को, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उसके बाद वेदास, उपनिषद, और कई सारे अनगिनत लिटरेचर्स, आयुर्वेद पे, उसके बाद अर्थशास्त्र पे, उसके बाद शास्त्र ज्ञान पे, उसके बाद वेपनाइजेशन पे, हर चीज पे हमारे पास एक डिटेल में क्या कहते हैं लिटरेचर मौजूद है, जो हमने दुनिया को दी है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उन्हें पढ़ पढ़ के उनमें से इंस्पिरेशन लेके आगे की खोजें की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कितनी सारी क्या कहते हैं इंडियन किताबें पढ़ा करते थे, जो संस्कृत में लिखी हुई थी, प्राकृत में लिखी हुई थी। काफी और फेमस साइंटिस्ट है। और इवन हमने जो अभी मूवी आई थी जिसमें एटॉमिक बॉम्ब का जो जिसने बनाया था, वो उसके ऊपर पूरी एक मूवी बनी हुई थी। मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नाम याद आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसमें भी बताया गया था कि उन्होंने भी भगवत गीता से इंस्पिरेशन ली थी कि कैसे हम एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इंडिया का इतना बड़ा वर्ल्ड स्टेज पे कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन आज सैडली हमें पता ही नहीं है कि अच्छा ये सब हमारी देन है। लेकिन बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट जो पास्ट में कारनामे करके गए, सभी का सभी इंडिया से कोई ना कोई इंस्पिरेशन लेके ही आगे बढ़े। उसके बाद आता है ग्रीस। ग्रीस ने हमें दिया है फिलोसॉफी, कैसे सोच सकते हैं, अलग अलग तरह के विचार है, अलग तरह की आइडिया, अलग तरह की आइडियोलॉजी, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज, ये फिलोसॉफी के अंदर आता है। ये ग्रीस से निकल गया, क्योंकि सॉक्रेट्स, उसके बाद और काफी सारे ऐसे फेमस फिलोसोफर्स यहीं से निकल करके आए हैं। फिर है डेमोक्रेसी। बहुत साल पहले यहाँ पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जन्म ले चुका था, किस तरीके से डेमोक्रेसी होती है, किस तरीके से सबको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, सब कुछ ग्रीस पहले से कर चुका था। इवन इंडिया भी ये सब कर चुका था, बट कहीं ना कहीं उसके एविडेंसेस को इतने स्ट्रांगली बताया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आप यही ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रीस ने डेमोक्रेसी का कंट्रीब्यूशन किया वर्ल्ड स्टेज पे। और फिर थिएटर्स, जो आज की तारीख में हम देखते हैं, ड्रामास, प्लेज, ये सब भी ग्रीस की देन है। आगे बढ़ते हैं कल्चरल इवेंट्स में। कल्चरल इवेंट्स में जब हम बात करें तो कुछ कल्चरल इवेंट्स है जो इंपॉर्टेंस रखते हैं वर्ल्ड स्टेज पे, लोग दुनिया से देखते हैं इन सारे इवेंट्स को, जिसमें से पहला है ओलंपिक गेम्स। ऑलमोस्ट हर देश ओलंपिक गेम्स जरूर देखता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स खेलता हो ना खेलता हो। इवन एक दो लोग तो जाते ही होंगे उस देश से, जिसको पूरा देश बैठ करके सपोर्ट करने जाता है कि वो हमारे देश के लिए कोई ना कोई मेडल जरूर जीत के लाए। तो ओलंपिक गेम्स में पूरा वर्ल्ड पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं और उसमें मेडल कंटेंशन होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, जो हर देश चाहता है कि मैक्सिमम मेडल्स हम लेकर के आए। फिर है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, इसको भी पूरी दुनिया से बेहद प्यार मिला है। आप देख सकते हैं बहुत सारे देश है जो फुटबॉल खेलते हैं, काफी इवन पूरा यूरोप है, पूरा लैटिन अमेरिका है, ये फुटबॉल में पूरी तरीके से मशगूल हो चुका है। और ये फीफा वर्ल्ड कप की
व्यूअरशिप को इसीलिए बढ़ावा देता है। आज इंडिया में भी फुटबॉल का बहुत ही ज़्यादा फीवर है। लोग फुटबॉल खेलते हैं, देखना पसंद करते हैं, रात रात भर जागकर मैचेस देखते हैं, क्योंकि वो यूरोप वगैरह में, लैटिन अमेरिका में मैचेस होती है तो रात में अपने इधर टेलीकास्ट होती है, तो लोग रात को जाग जाग कर भी ये मैचेस देखते हैं। और इसीलिए फीफा वर्ल्ड कप जो है ये पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठता है, देखते रहता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो इंडिया कभी फीफा वर्ल्ड कप खेल नहीं पाई, बट बाकी देशों को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, सब अपने अपने एक टीम को सपोर्ट करते हैं। बहुत लोग को अर्जेंटीना पसंद होता है, किसी को स्पेन पसंद है, ऐसे ही सबको अपना अपना देश पसंद है और लोग उसे सपोर्ट करते हैं अपने फेवरेट प्लेयर को, चाहे वो हो सकता है मेसी, चाहे हो सकता है रोनाल्डो। इनमें से कोई ना कोई को सपोर्ट करने के लिए लोग फीफा वर्ल्ड कप जरूर देखते हैं। अगला जो आता है वो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट नेशंस में सबसे फेवरेट और सबसे देखा जाने वाला टूर्नामेंट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, ये वैसे तो फीफा वर्ल्ड कप जितने देश नहीं खेलते, बट काफी देश इसे खेलते हैं। जो क्रिकेटिंग नेशंस है वो खेलते हैं, यानी करीब 10 से 15 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती है और जो फाइनल में जीत जाता है उसे ये वर्ल्ड कप का खिताब दिया जाता है। उसके बाद इसी के अंदर एक आता है T20 वर्ल्ड कप, जो आईसीसी के अंदर आता है, जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप में आता है। इसमें अभी इसका लेआउट कॉपी किया जा रहा है, फीफा जो कह रही है वही ये लोग कर रहे हैं, जाके टीम्स बढ़ा रहे हैं। जितनी टीम्स रहेंगे उतना व्यूअरशिप आएगा, उतना वो स्पोर्ट फैलेगा। इसीलिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में तो कम ही टीम्स होती है, बट T20 वर्ल्ड कप में 20 टीम 26 टीम का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो जब इतने टीम्स एक साथ कंपीट करेंगे तो एक सही में वो वर्ल्ड कप कहलाएगा और काफी सारे देश उसे देखने में इंटरेस्टेड होंगे। अगला जो है वो है केन्स फिल्म फेस्टिवल। केन्स फिल्म फेस्टिवल या कांस फिल्म फेस्टिवल, जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहते हो कर सकते हो। ये जो है पूरी दुनिया की फिल्म से यहाँ पे शोकेस की जाती है। यहाँ पे पैनल बैठी रहती है और जो कि हर कैटेगरी में एक एक बेस्ट फिल्म को अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे थ्रू आउट द वर्ल्ड सबने अपनी मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई रहती है, वो यहाँ पे टेलीकास्ट हो सकती है। अपना आप नॉमिनेशन भर सकते हो, चाहे आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, कितने बड़े डायरेक्टर हो, कितने बड़े प्रोड्यूसर हो, या फिर एक छोटा सा फोन का कैमरा लेके एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई हो, ये सब आप नॉमिनेट कर सकते हो कांस फिल्म फेस्टिवल में। और अगर आपकी मूवी, आपकी डॉक्यूमेंट्री, आपके सीरीज में दमखम रहा तो ये यहाँ पे दिखाए जाते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में और फिर उसे अवार्ड से नवाजा जाता है। उसके बाद आता है FIHWC यानी कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी भी काफी सारे देश खेलते हैं, यूरोप में फेमस है, इंडिया में फेमस है, मतलब साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा फेमस है, यूरोप में ज्यादा फेमस है। और ये वर्ल्ड कप भी रेगुलरली होते रहता है, जिसको भी दुनिया नजर गड़ाए बैठी रहती है कि कौन अगला हॉकी का वर्ल्ड कप जीत के जाएगा, कौन हॉकी का सरताज पहनेगा। आगे जो है वो है लास्ट वेनिस बियनाल। वेनिस बियनाल है आर्ट एग्जीबिशन, दुनिया का आर्ट का एग्जीबिशन का सेंटर है ये एग्जीबिशन। जो लोग आर्टिस्ट है, जो लोग अपना आर्ट दिखाना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना आर्ट टेलीकास्ट करते हैं। जैसे ही कांस फिल्म फेस्टिवल फिल्म्स के लिए है, वैसे ही वेनिस बियनाल जो है वो आर्ट के लिए है। दुनिया का बड़ा बड़ा आर्ट का एग्जीबिशन यहीं पे लगता है। इसके बाद और काफी सारे बड़े बड़े फेस्टिवल, छोटे छोटे कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, जहाँ पे देश और दुनिया के लोग आते हैं, मिलते हैं, जानते हैं, एक दूसरे का कल्चर देखते हैं, समझते हैं और फिर कुछ उससे लर्निंग्स ले करके जाते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन पे अपना सपोर्ट, अपने डाउट्स वगैरह सब कुछ आप पूछ सकते हैं। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में और आप वहां से सारे वीडियोस का एक्सेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको जाना है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और ऊपर स्क्रॉल करते रहना है और आपको सारे ही चैप्टर्स, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स के डिटेल नोट्स और 50 और 100 MCQs एक एक टॉपिक के आपको मिलेंगे। आप उससे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख के वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं। इवन मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है वन शॉट लेक्चर की, जो 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे का लेक्चर है, उसमें सारे ही लेक्चर जितने भी है सबको क्लब कर दिया गया है उसमें। तो आप उसको भी 1.5x 2x पे रख के सुन सकते हैं, उसके साथ साथ MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं PDF खोल के, जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाए। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिंगल वीडियोस ही देखें। आप पहले स्लोली एंड स्टेडीली सीखे, 15-20 दिन, 1 महीना आप ऐसे जाने दें और फिर एंड में जो 15 दिन आपके पास बचते हैं उसमें आप
स्पीड अप कर दीजिए अपने प्रोसेस को, वन शॉट लेक्चर्स देखिए और रिवीजन कीजिए वन शॉट लेक्चर से, ना कि वन शॉट से सीखिए। बाकी आपकी स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं चीज़ें। बाकी कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नए आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बाकी हर रोज़ 7 बजे शाम को नए वीडियोज़ के साथ मैं आ जाता हूँ इस चैनल पर, आपको भी बस 7 बजे जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।